हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट या आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार। इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरएल सर्किट को पढ़ रहे थे, जिसके वीडियोस मैंने ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट और डीके ऑफ करंट इन एलआर या फिर आरएल सर्किट के नाम से अपलोड किए थे। तो वो जो ग्रोथ एंड डीके पढ़ रहे थे, हम बिहेवियर ऑफ आरएल सर्किट को पढ़ रहे थे, वो क्या था? वो था हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ एलआर या फिर आरएल सर्किट, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस था और एक इंडक्टर लगाया था जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल था। यहाँ पर हम दूसरे टाइप का सर्किट पढ़ रहे हैं जिसे हम आरसी सर्किट कहेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट या आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्रांजिएंट बिहेवियर या क्षणिक व्यवहार क्या होता है। तो हमारे जो टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं, जैसे एलआर सर्किट हो गया, आरसी सर्किट हो गया, उससे आगे अब हम एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, वो भी दो टाइप के होंगे। तो इन सभी चीज़ों का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंडेंट ऑन टाइम होता है, कि उनमें बहने वाली करंट हो गई या उनमें चार्ज हो गया या जो भी हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका जो नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टी पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ डिपेंडेंट ऑन टी होती है और ये टी पर भी टी की इंस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर डिपेंड करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी क्षणिक मान पर निर्भर करता है कि आपका टाइम क्या है। जैसे कि एक टाइम टी, पर्टिकुलर टाइम की हम बात करेंगे, किसी टाइम पीरियड की बात ना करके एक पर्टिकुलर टाइम टी पर वो किस तरह से नेचर शो कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? क्षणिक व्यवहार या फिर ट्रांजिएंट बिहेवियर। जैसे हमने जो लास्ट सर्किट पढ़ा था एलआर सर्किट, उसमें दो चीज़ें थी ना, ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट। तो सेम इसी तरह का हमने वहाँ पर भी एक सर्किट बनाया था, सिर्फ इस सी की जगह पर वहाँ पर आर था। तो जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस सर्किट के अंदर, यानी के को ए से कनेक्ट करते हैं, तब आपकी करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। t बराबर 0 पर करंट बिल्कुल 0 थी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हर पॉइंट पर करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और t इज़ इक्वल टू टी, यानी कि जब आपका, जैसे मान लीजिए 10 मिनट की बात हो रही है, जब मैक्सिमम टाइम पर आप पहुंच जाएंगे तब वहाँ पर करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह से जब हम डी पढ़ रहे थे तो k को b से जोड़ा था, पहले वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे घट करके बिल्कुल 0 हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ें t की इंस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रही, टी के पर्टिकुलर मान पर निर्भर कर रही है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। अब उसके अंदर था ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट। अब मज़े की बात यह है कि ये जो चार्जिंग, ये जो हम कंडेंसर पढ़ेंगे, यानी एल की जगह हमने क्या लगा दिया? सी लगा दिया, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर या फिर संधारित्र। इसमें चाहे आप के को ए से जोड़ ले या चाहे आप के को बी से जोड़ ले, दोनों बार धारा का डीके ही होगा, डीके ऑफ करंट होगा, धारा का क्षय होगा। तो इसमें हम ये टॉपिक नहीं डाल सकते कि ग्रोथ ऑफ करंट ऑफ डी और डीके ऑफ करंट, क्योंकि दोनों ही केसेस में, चाहे आप के को ए से जोड़े या के को बी से जोड़े, दोनों ही करंट कंडीशन में आपकी जो करंट होगी वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगी। अब ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर। फर्स्ट कंडीशन में हम कनेक्ट के टू ए, हम क्या करते हैं? के को ए से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाले इस वाली जो ब्रांच है इसका कोई रोल नहीं रहता है। आपका सर्किट किस तरह से होगा? बैटरी से होते हुए यहाँ पर आप रेजिस्टेंस पर आए, रेजिस्टेंस से होते हुए कैपेसिटर पर आए। मान लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता जो है वो C है और इसका रेजिस्टेंस R है, और हमने जो बैटरी लगाई है उसका EMF E है। अब होगा क्या? जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो धीरे धीरे इसका जितना भी वोल्टेज है वो ट्रांसफ़र होता जाएगा किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर। आपने छोटी क्लासेस में कैपेसिटर के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। कैपेसिटर या कंडेंसर अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करके रखता है ना, अपने ऊपर चार्ज को धारण करके रखता है। तो जैसे जैसे हम इस सर्किट में से करंट को फ्लो होने देंगे तो इसका जितना भी वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे
करके किस पर आ जाएगा, पूरा का पूरा कैपेसिटर पर आ जाएगा। मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है तो धीरे 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 इस पर भी वोल्टेज बढ़ने लगेगा। पहले 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट करते करते लास्ट में ये लगभग 10 वोल्ट के पास आ जाएगा। और जैसे ही इसका सारा चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया। ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, तो हमारी इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। यानी जब हम शुरू में जोड़ेंगे तो यहाँ 10 वोल्ट का वोल्टेज है और यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ तो 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज 5 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, तो हमारी करंट कम फ्लो होने लगेगी। फिर धीरे धीरे ये भी 10 वोल्ट पूरा आ जाएगा, दोनों तरफ विभवांतर समान हो गया, तो फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी टाइम के साथ साथ हमारी करंट की वैल्यू, जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर कम होती जाती है। तो इसीलिए दोनों ही केसेस में, और जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तब भी कुछ इसी तरह से होगा, तो दोनों ही केसेस में हमारी करंट का क्या होता है, डीके होता है। लेकिन जब पहली वाली कंडीशन हो रही है, जब इसका वोल्टेज 0 से लेकर के कुछ वोल्ट तक बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं हमारा संधारित्र चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। इस बैटरी का ईएमएफ ई है, ठीक है, और एक कैपेसिटर पर आने वाला जो वोल्टेज होता है वो होता है Q/C के बराबर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जब कैपेसिटर के बारे में पढ़ा होगा, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ या वोल्टेज ई है और यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, Q/C। तो इसके जो दोनों साइड्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E - Q/C, और इसके ऊपर वोल्टेज होगा IR। या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारी बैटरी का जो टोटल ईएमएफ है वो आगे चलकर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस पर हमारा वोल्टेज आएगा V = IR, और कैपेसिटेंस पर जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा V = Q/C। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, T मैक्सिमम पर पहुंच जाएंगे, हमारा जो Q है वो किस तरफ चला जाएगा, वो कितना हो जाएगा, Q0। यानी मैक्सिमम जब चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, जितना भी चार्ज इसको चाहिए वो पूरा का पूरा आ जाएगा। उस कंडीशन में हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं इक्वेशन 1 में अप्लाई करूं तो E तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन T टाइम पर हमारी करंट 0 हो जाएगी और चार्ज जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा और हो जाएगा Q0/C या फिर Q0, और ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा Q0/C। तो E की वैल्यू हमें क्या मिली, Q0/C। इस वैल्यू को हम वापस से इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, Q0/C = यहाँ पर मैं लिख लूँ Q/C + IR। ये दोनों एक जैसी टर्म्स है, इसको इधर माइनस में ले आ सकती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा Q0 - Q/C = I × R। अब I = क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt। ठीक है, तो यहाँ पर मैं I की वैल्यू रखूँगी dQ/dt × R। अब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने के लिए अरेंज कर लेना है, तो सारी QQ वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ है DQ के अपॉन में आ जाएगा Q0 - Q, और बची हुई सारी चीज़ें एक तरफ। तो DQ को हमने एज इट इज़ रखा है, DT सबसे पहले तो इस तरफ चला जाएगा, C ऑलरेडी नीचे ही है, और ये जो R है ये भी इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/RC × dt। अब हमें क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हो जाएगा dQ/Q0 - Q,
1/RC इंटू dt। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dq के अपॉन में कोई टर्म है, तो सबसे पहले इसका तो हो जाएगा log Q0 माइनस Q, ये नेचुरल लॉग है, log बेस e। और जब वापस इस फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, q का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ माइनस है तो हमारी इक्वेशन या हमारे जो इस इंटीग्रेशन के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1/RC यहाँ पर कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ dt t के बराबर हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, लेट्स से a, मान लेते हैं उसकी वैल्यू a है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप अब ये होता है कि अब हमें इस a की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हम कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। तो हम बात करते हैं एट इनिशियल सिचुएशन, जब हमारा t बराबर क्या हो, 0। जब हमारा t 0 है तो हमारे कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, उस कंडीशन में q भी क्या हो जाएगा, 0। दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग Q0 माइनस 0, यानी कि माइनस लॉग Q0 इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि t 0 है और ये हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू हमें मिली माइनस लॉग Q0। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन, हमने a की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस लॉग Q0। अब इस नेगेटिव को यहाँ भेजकर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा लॉग बेस e Q0 माइनस Q, इसको मैं सिर्फ लॉग लिख रही हूँ, ये अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल लॉग है, इज इक्वल टू माइनस t/RC प्लस लॉग Q0। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग Q0 माइनस Q माइनस लॉग Q0 इज इक्वल टू माइनस t/RC। लॉग L माइनस लॉग M, लॉग L अपॉन M होता है, तो ये हो जाएगा लॉग Q0 माइनस Q/Q0 इज इक्वल टू माइनस t/RC। अब टेकिंग एंटी लॉग, पूरी इक्वेशन का हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें मिलेगा Q0 माइनस Q/Q0 इज इक्वल टू e⁻ माइनस t/RC। अब यहाँ पर इस Q0 को दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों की साइड्स चेंज करने पर हमें मिलेगा Q/Q0 इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻t/RC। यहाँ से हमें मिला Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e⁻t/RC। यही हमारी चार्जिंग ऑफ कंडेंसर की फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखने पर हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा यानी t टेंड्स टू इनफाइनाइट, वैसे वैसे e टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 की तरफ जाती जाएगी, ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, 0 की तरफ जाती जाएगी। तो ये Q0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, Q0। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये एप्सिलॉन वाली जो टर्म है, सॉरी एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 की तरफ जाती जाएगी और हमारी Q की वैल्यू Q0 यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाती जाएगी, यानी धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू बढ़ने लगेगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन चार्ज कि चार्ज के अंदर कैसा इंक्रीमेंट होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है, इस चीज़ को शो करती है। अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि चार्ज जो है वो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, Q के बराबर होती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, अब हम निकालें अगर टाइम कांस्टेंट, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हमें टाइम कांस्टेंट को फाइंड करना होता है तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि e की पावर 1 हो जाए। तो e की पावर 1 बनाने के लिए t को हमें किसके बराबर रखना पड़ेगा, RC के बराबर रखना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस RC/RC, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस
1। ठीक है, इससे हमें Q की वैल्यू, इसकी वैल्यू प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखी थी 0.63 होती है, तो ये हो जाएगा 0.63 Q0। तो यहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट हुआ RC के बराबर। ठीक है, इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट है हमारा RC। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे लिखेंगे? द टाइम पीरियड इन विच द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि वह समयांतराल जिसमें चार्ज की वैल्यू अपनी अधिकतम मान की 63% रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और RC सर्किट के लिए टाउ इज इक्वल टू RC के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखें कि टाइम कांस्टेंट का चार्जिंग डिस्चार्जिंग से क्या रिलेशन है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, इसको मैं लिखती हूँ एक बार, ये वाली इक्वेशन, इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस R को मैं नीचे भेज देती हूँ, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? I इज़ इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन RC। ये मैंने प्रीवियस जो कैलकुलेशन है वहीं से इसे मैंने लिखा है। अगर इस चीज़ को देखें तो RC क्या होता है? टाउ। तो हमें मिलेगा I इज़ इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन टाउ। I को मैं लिख सकती हूँ dQ अपॉन dt। इस चीज़ को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा dQ अपॉन dt इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इस रिलेशन से मुझे ये समझ में आता है कि जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जिस किसी भी सर्किट का हमारा टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट जो होगी वो कम होगी, क्योंकि टाउ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो हमारा कंडेंसर स्लो चार्ज होगा, और इसी तरह से डिस्चार्जिंग भी उसकी क्या होगी? स्लो होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट कम होगा तो उतना ही जल्दी हमारा जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीके ऑफ करंट। इस पॉइंट को समझने के लिए हम फिर से यही इक्वेशन कंसीडर करते हैं जो हमने टाइम कांस्टेंट के लिए कंसीडर की थी। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेती हूँ। I इज़ इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन RC। Q की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है, ये हमारी जो मेन इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर -1 माइनस t अपॉन RC। अब अगर मैं इस इक्वेशन से Q0 की या Q की वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिलेगा I इज़ इक्वल टू Q0 माइनस Q0 प्लस Q0 इंटू e टू द पावर -t अपॉन RC एंड अपॉन RC। यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा I इज़ इक्वल टू Q0 अपॉन RC इंटू e टू द पावर -t अपॉन RC। अब Q0 अपॉन C हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये जो Q0 अपॉन C है वो किसके बराबर है? E के बराबर। तो यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करते हुए Q0 अपॉन C की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? E लिख सकती हूँ अपॉन R। और हमारे पास ये रिलेशन होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन आर किसके बराबर होता है? I के बराबर। तो ये जो E अपॉन R हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि I0। तो ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन फॉर करंट। अभी जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी हमारी मेन इक्वेशन फॉर चार्ज, ये वाली इक्वेशन। और अभी हमने करंट के लिए जो इक्वेशन कैलकुलेट करी है वो इस तरह से निकल के आई है। तो अगर हम देखें व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट टेंड्स टू ज़ीरो, और ये ज़ीरो हो जाएगा तो I0 से मल्टीप्लाई होकर I की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इससे हमें ये पता चलता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ इन करंट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ इन करंट। चार्ज में क्या मिला था हमें? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़। यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ इन चार्ज, यानी टाइम बढ़ेगा, चार्ज के अंदर तो इंक्रीमेंट होगा लेकिन करंट के अंदर क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। तो जैसे जैसे हमारा जो कंडेंसर है वो चार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू I0 से लेकर के ज़ीरो तक
चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो हमारी करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं डीके ऑफ करंट। तो ये था हमारा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारे कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे चार्ज में इंक्रीमेंट होगा, और वैसे वैसे जैसे जैसे कंडेंसर चार्ज होगा हमारे करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर, ठीक है। जैसे हमने अभी सर्किट में इस K को A से जोड़ा था, अब नेक्स्ट वाले के अंदर हम K को B से कनेक्ट करेंगे और हमारे कंडेंसर को डिस्चार्ज करेंगे, तब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर को डिटेल में पढ़ेंगे।